हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उपस्थित है। ठीक है, भारत में अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास का योजना कौन बनाता है? ठीक है, तो यह योजना आयोग बनाता है। 5 साल के लिए जो योजना बनाता था वह कौन बनाता था? योजना आयोग। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं आजकल के, ये लोग कोई योजना नहीं बनाता है कि दिन भर में हम क्या करेंगे। एक दिन का तो योजना बनाता नहीं है, तुम लोग क्या 5 साल का योजना बनाएगा, है ना? तो ये 5 साल का योजना कौन बनाता था हमारे देश में? योजना आयोग, जो कि वर्तमान समय में, अभी के समय में 2020 में ये नहीं है, 2014 में इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये चीजें। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है ना, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इतना पता होगा, है ना? तो ये देखते हैं, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो पदेन अध्यक्ष क्यों लिखे, इसके पीछे रीजन है कि योजना आयोग जो बनाया गया था उसका जो अध्यक्ष होता था, जो उस समय का प्रधानमंत्री होगा ना, वही उसका अध्यक्ष होगा। तो सीधा सा बात लिख दिए, देश का प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहली बार जब योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, तो पहली बार अध्यक्ष कौन बना था? तो उस समय जो प्रधानमंत्री होगा वही बनेगा। आजादी के बाद प्रधानमंत्री कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? क्योंकि 2014 में मोदी जी जीते थे, उसके बाद योजना आयोग को ही समाप्त कर दिए थे, तो अंतिम अध्यक्ष हो गया योजना आयोग का मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब थी? तो 5 साल का जो योजना सरकार बनाती थी देश के विकास के लिए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए पहली पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56, प्रत्येक 5 साल में ये होता था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 2007 से 2012, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस पंचवर्षीय योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। ठीक है, 2012 से कितना होता? 12 5 17। ठीक है, 12 तक हुआ ना, 13 से लेकर के 18 तक होता, लेकिन मोदी इसको 14 में खत्म कर दिया, तो अधूरा रह गया 12वीं पंचवर्षीय योजना। 5 वर्ष का तो रहा नहीं। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाएगा? नियोजन को दिया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है समय का नियोजन करना चाहिए। समय को एक रूटीनबद्ध तैयार करो, डेली बाय डेली नियोजन के साथ काम करोगे तो ही सफल होगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर है। तो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नियोजन का। कोई भी देश चलेगा कब? जब नियोजन सही तरीके से होगा, समय का नियोजन या फिर कोई भी काम करने का। अब भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्यों? नियोजन का मतलब समझ गया ना, पहले योजना तैयार करके रखना कोई भी काम के लिए, कैसे काम करना है। ठीक है, तो भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास के दर को बढ़ाना। क्या ये उद्देश्य? क्यों नियोजन करता है भारत सरकार? क्योंकि आर्थिक विकास का दर बढ़ना चाहिए। कृषि एवं उद्योगों को आधुनिकीकरण करना चाहिए। पहले लोग हल से जोतता था, अभी देखो रोटावेटर चलाता है, खेत में ट्रैक्टर चलाता है, तो बढ़ा कि नहीं टेक्नोलॉजी। धान रोपने वाला मशीन आ गया है तो धान भी रोप लेता है। तो ये सब चीजें, पहले मकई से दाना छुड़ाने के लिए हाथ से छुड़ाता था, फोका हो जाता था बहुत सारे लोग, लेकिन बाद में मशीन आ गया तो मशीन में, अब तो छिलका लगले दे देता है मशीन में। ठीक है, तो ये सब टेक्नोलॉजी आ गया। आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, हम लोग नियोजन क्यों करते हैं? क्योंकि हम आत्मनिर्भर हो जाए। जैसे कि हमको देख लो, ठीक है, कंप्यूटर भी आता है, प्रोग्रामिंग भी आता है, सारा लैंग्वेज पेपर आता है, मैथ भी आता है, संस्कृत भी आता है, कोई भी सब्जेक्ट दे दो हमको सारा आता है। ठीक है, हम पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अभी का समय का मांग ही यही है कि हर एक व्यक्ति को हर एक चीज आना चाहिए। ठीक है ना, तुम अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, तो तुम्हें हर चीज आनी चाहिए। कार भी चलाने आना चाहिए, मोटरसाइकिल भी चलाने आना चाहिए, हवाई जहाज भी चलाने आना चाहिए, गाय को खिलाने भी आना चाहिए, यानी हर काम आना चाहिए ताकि तुमको किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, खाना बनाने भी आना चाहिए। तो भारत में नियोजन क्यों करता है? क्योंकि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। अब भारत सरकार ने कल क्या किया? 15 अगस्त 2020 को घोषणा कि अब 100 से ज्यादा कंपनी पर रोक लगा दिया जहां से भारत हथियार खरीदता था सेना के लिए। ठीक है, अब वह खुद बनाएगी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ठीक है, ये भी चीज बहुत बढ़िया है। नियोजन किया हुआ रहेगा। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, कानून बना हुआ है, सब लिखा हुआ है कानून कि ये कितने साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, तो 6 से 14 साल तक का बच्चा यदि कहीं दुकान पे काम करते हुए मिल गया तो इसके माता पिता को जेल हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकार है, इसको पढ़ना है ना। यदि ये स्कूल जाना चाहता है, इसके मम्मी पापा इसको पीट करके कहते चलो खेत में काम करने, तो यह जा करके थाना में केस कर सकता है कि हमको पढ़ना है, हमको कहता है काम करने के लिए, तो पुलिस इसकी मदद करेगी।
तो ये इसका अधिकार है। तो कहाँ है ये? तो हमारे कानून में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कहेगा कौन सबूत है, कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ। समझ में आ गया? तो ये था हमारे नियोजन का मुख्य उद्देश्य। योजना आयोग के काम काज का देखरेख कौन करता है? देखो प्रधानमंत्री तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन काम का देखरेख वो तो करते नहीं है। उसके लिए एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। अध्यक्ष और उप अध्यक्ष, ठीक है। उप अध्यक्ष को ही बोलते हैं उप में प में अ है अंतिम में, ठीक है। अध्यक्ष में अ है, तो दोनों मिलकर के आ हो गया, तो उपाध्यक्ष यहाँ संधि हो गया है। तो ये चीजें। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो योजना आयोग में 8 सदस्य होते थे टोटल, ठीक है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि, पहली तो जान गए थे 51 से 56, दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? तो 56 से 61 तक। कहाँ तक? 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1985 से लेकर के 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये सब चीज याद रख लेना, चूंकि बुक से है। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से लेकर के 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2002 से 2007 तक। अब एक है एनडीसी का पूरा नाम लिखिए। तो एनडीसी आगे हम लोग फुल फॉर्म को लेकर के आएंगे, सारा जितना इस चैप्टर में होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों जो है भाई है, ठीक है ना, छोटा बड़ा, तो दोनों एक दूसरे का मदद करता है। अब क्या मदद करता है आगे देखने वाले हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ दोनों भाई है। एक है क्या कि योजना बनाया, तैयार किया, भैया मेरा सब चीज रेडी है कि 5 साल में क्या करना है, और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करेगा? उस पर साइन करेगा, कहेगा ठीक है भैया लागू करवा दो। तो यानी कि वो स्वीकृति देगा, घर का एक मालिक हुआ ना, नहीं करेगा तो नहीं होगा लागू। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य 2 चीज था। देखो राष्ट्रीय विकास परिषद एक तो अनुमोदित किया, अनुमोदित करने का मतलब बोला इसको लागू कर दो। दूसरा चीज वो मीडिएटर का काम करता था, जिसको हम लोग अगवा बोलते हैं शादी विवाह में। लड़का वाला को लड़की वाले से मिलवा देना या लड़की वाले को लड़का वाले से, ठीक है। यहाँ पर ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काम करता है, तालमेल बैठाने का काम करता है। समझ में आ गया? ताकि चूंकि केंद्र के अंदर ही तो सारे राज्य हैं, केंद्र का तो ऐसा नहीं है कि पूरा कुछ ना कुछ, सब राज्य अलग अलग है, सब राज्य को मिला करके केंद्र बनता है। तो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध या तालमेल या दोस्ती को बना के रखता है ना, बैलेंस को। तो ये कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते थे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जब केंद्र राज्य की बात है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्य कौन कौन होते थे? राज्य के मुख्यमंत्री होते थे। क्योंकि योजना आयोग में प्रधानमंत्री है, केंद्र से आदमी है, उसमें उपाध्यक्ष है, उसका 8 गो टीम है उसका पूरा। अब बाकी इधर राज्य का जितना भी होगा उसके लिए कौन सा चीज बना दिया? राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके सारे सदस्य हो गए, तब दोनों में कनेक्टिविटी हुआ, ज्वाइंट हो गया, तो काम अच्छे से होगा, है कि नहीं। हम अकेले केंद्र हो गए, तुम लोग राज्य हो गया, तो सिंपल सा बात है, ये राज्य किसका बन गया? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य बन गया, है ना। हम किसके? तो योजना आयोग के हो गए। तो इस तरह से दोनों के बीच होता था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते थे? सभी राज्य के मुख्यमंत्री। अब प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कामकाज कौन देखता है? तो जान गए योजना परिषद। योजना कौन बनाता है? योजना परिषद, योजना आयोग, ठीक है। योजना बनाने का काम कौन करता है? 5 वर्षीय योजना। तो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित कौन करता है? स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी बताए थे, है ना। इसकी स्वीकृति कौन देता है? ये अब लागू होना चाहिए, यह बोलता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब एटीएम है। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या नाम है एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम का पूरा नाम। एटीएम देखे हो ना तो लोग, है कि नहीं? सबके घर में होगा पैसा निकालने के लिए, है ना। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक होता है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट बैंक है ना, उसी तरह पूरे दुनिया का एक बैंक है जिसका नाम है विश्व बैंक। उसके द्वारा जो है विश्व विकास रिपोर्ट दिया गया 2006 ईस्वी में, एक रिपोर्ट बनाया गया। तो जब रिपोर्ट दिया जाएगा तो कब का दिया जाएगा? 2006 में रिपोर्ट बना रहे तो अभी का तो तुरंत देंगे, पिछले साल का ही देंगे। तो 2004 का, ठीक है, कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए। 2004 में जो विकसित देश था उसमें एक आदमी का वेतन था एक साल में 1, 2, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष, ठीक है। कितना था? 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष था, जो विकसित देश था उस समय में, 2004 में, ठीक है।
एक व्यक्ति का इनकम। और अब देखो वो तो हो गया वहां पर। अब ये प्रति व्यक्ति आया हम लोग 2000 से 2003 में पंजाब के लिए देखें, क्योंकि हमारा राज्य में तो सभी राज्य में अलग अलग तरह के व्यक्ति हैं, कहीं पर ज्यादा इनकम है, कहीं कम है, कहीं कुछ। तो 2002 से लेकर के 2003 के बीच में पंजाब में एक व्यक्ति का इनकम कितना था, यदि एवरेज निकाल लें। कैसे निकालता है एक व्यक्ति का इनकम? जैसे ही 500 रुपया कमा रहा है, ये 200, ये 50 रुपया, ये 10 रुपया, ये 5 रुपया कमा रहा है, सबका जोड़ दिए, क्या आदमी 1 2 3 4 5 आदमी है, 5 से भाग दे दिए, जितना आएगा वही हो गया प्रति व्यक्ति आए। ठीक है, तो ये भी वही किया। तो 2002 से 2003 में पंजाब का प्रति व्यक्ति आया 26,000 रुपया प्रति महीना। ठीक है, एक व्यक्ति का कितना रुपया? 26,000 रुपया प्रति महीना। ठीक है, 2002 से 2003 में केरल का प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो उस समय में केरल का आया था 22,800 रुपया एक व्यक्ति है। कितना? 22,800। एकदम ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में आएगा और आराम से सही सही मार के आ जाना। 2002 से 2003 में ही बिहार का कितना था एक व्यक्ति का आय? तो बिहार का एक व्यक्ति का आय था एक महीना में 5,700 यानी 5700 रुपया। ठीक है, तो बिहार सबसे पीछे था उस समय में। अब आगे की बात करें, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान में कौन सा देश आता है? तो मानव विकास सूचकांक में सबसे ज्यादा मानव का विकास कौन सा देश में हुआ है? तो वह है नॉर्वे में। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया गया HDI वैल्यू 0.965 करने का मतलब जैसे हम लोग देते हैं ना 100 में से कितना नंबर दीजिए तुमको राइटिंग में, या फिर 10 में से कितना देते हैं, उसी तरह से एक में से दिया गया, एक नंबर में से इसको मिला 0.965। ठीक है, तो नॉर्वे का सबसे ज्यादा है। अब वही 2006 के रिपोर्ट के अनुसार, UNDP रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक के आधार पर कितना स्थान था इसका? तो इसका 126वां स्थान था। ठीक है ना, पहला स्थान पे नॉर्वे है, 126वां पोजीशन पे भारत है। तो सोचो बहुत पीछे हम लोग अभी। तो कौन सा स्थान पे भारत है? 126वां पोजीशन पे। तो मानव को बहुत विकास करना होगा इंडिया में। HDI मूल्य इसका मात्र 0.611। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आसान भी है और याद भी करना आसान है। बीमारू राज्य किसको किसको कहा जाता है? बीमारू राज्य, क्योंकि जो गरीब है, जिसके पास इनकम नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है, तो बीमारू राज्य उसको नाम रखा गया। तो बीमारू राज्य कहा गया। BI से हो गया बिहार, M से हो गया मध्य प्रदेश, A से हो गया आसाम, R से हो गया राजस्थान, U से हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बीमारू राज्य में कौन कौन आ गया? बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये चीजें ऑप्शन में रहेगा 4 गो, उसमें से कहेगा बीमारू राज्य कौन है, तो लिख देंगे कोई एक होगा इसी चारों पांचों में से। अब पूछ देगा कौन नहीं है, तो हो सकता है ये 3 गो यही होगा नाम, एक तो एक्स्ट्रा दिया हो रहे तो परीक्षा में इस तरह से आएगा। तो बिहार में चंपारण आंदोलन का बिगुल किसने फूका था? तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो महात्मा गांधी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो हम लोग पहले जानते हैं जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक भी कहा जाता है। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, किन्होंने क्या क्या कहा था? संपूर्ण क्रांति का नारा। और इस क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था? तो ये वो विरोध कर रहे थे चुनावी खर्च को लेकर के, कि नेता सब क्या करता है चुनाव में अनाप शनाप खर्च करता है। तो एक साधारण सा आदमी जो है, ये बेचारा गरीब है, इसके पास बस एक लंगोटा पहन के घूमते रहता है, तो ये चुनाव लड़ना चाहेगा तो क्या ये लड़ पाएगा? इसके पास तो पैसे नहीं है। ये कहेगा बाबू वोट दे देना, कोई नहीं देगा वोट, क्योंकि पैदल घूम रहा है, क्योंकि फटे हुए धोती के साथ घूम रहा है। तो कहने का मतलब उसका यही था कि चुनावी खर्च पे रोक लगना चाहिए, है ना। नेता करोड़ों खर्च करता है, बहुत पैसा खर्च करता है, दे दिया इसको 10,000, चलो वोट दे देना, इसको 25,000, तो वो क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, वो जाके आगे लूटेगा। पैसा खर्च कर रहा है तो लूटने के लिए ही ना, कहीं फायदा नहीं हो तुम पैसा लगाओगे नहीं, तो वही बात है। इसीलिए विरोध किए थे और वहां पर नारा दिए थे संपूर्ण क्रांति का। आश्चर्य का अर्थशास्त्र किसे कहा गया है? तो विकास के, बिहार के विकास के गति को क्या कहा गया? आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा गया। चूंकि अचानक क्या हुआ था, बिहार का विकास बहुत पिछड़ा था। ठीक है, लेकिन 2007 या 8 में है, देखो 2003 और 4 में बिहार का विकास रेट जो था ना माइनस में था, -5.15। ठीक है, अब सोचो बहुत पिछड़ा था बिहार 2003 और 4 में। ठीक, और उसके बाद जो है ना सीधे ये बढ़ गया। ठीक, 11-12 के आसपास ये पूरा बढ़ के 11.03% हो गया विकास दर। पहला नंबर पे गुजरात, जिसका 11.05% था एक नंबर विकास दर पे, और दूसरा नंबर पे बिहार आ गया। तो अचानक इतना तेजी से बढ़ जाना बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है कि नहीं? तो ये चीजें अब सोच लो कैसे होगा। आश्चर्य तो उसी को ना बोलेंगे कि कोई बहुत गरीब, बहुत स्थिति खराब है और उसका बेटा IAS बन जाए, तो उसका तो पीढ़ी बवाल हो जाएगा, है ना, मस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये चीजें, तो आश्चर्य का अर्थशास्त्र किसको कहा गया था? बिहार के विकास की गति को। किसको कहा गया? बिहार के विकास के गति को क्या कहा गया था? आश्चर्य का अर्थशास्त्र कहा गया था। ठीक है,
बिहार के आर्थिक विकास की दर कब ऋणात्मक रही थी, कब बिहार का जो विकास दर था कब माइनस में रहा था, वह था 2003 और 4 में -5.15%। ठीक है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सोचे वैज्ञानिक था, उसको पता है कि बिहार का यदि विकास हो जाएगा तो पूरे भारत का विकास हो जाएगा, क्योंकि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और पिछड़ा राज्य का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक और सब भी राज्य का हो ही जाएगा, है ना। तो इसलिए बिहार पे ज्यादा मेहनत करने के लिए बोला था एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले कितने लोग हैं? तो 100 में से 42 लोग क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है ना, तो स्थिति बहुत खराब है। तो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या 42% है। ठीक है, और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे।